जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम एक स्पेशल पॉडकास्ट करने वाले हैं मनीष कुमार जी के साथ, जो कि एक जाने माने रक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा है। और आप ये देखिएगा कि डिफेंस में जो भी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, जिनके बारे में शायद हम भी आपको उतना अपडेट नहीं दे पाते, उस सब के बारे में जो मनीष जी हैं वो आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब आज देने वाले हैं। मैंने आप सबके क्वेश्चंस भी नोट किए हैं जो कि हम मनीष जी से पूछेंगे। और मनीष जी बहुत ही सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, जो कि एक आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी से लेकर वर्ल्ड अफेयर्स से लेकर हर तरीके की जानकारी उनके पास है। इस वक्त वो संसद टीवी में है और वहाँ भी वो एक डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं या डिफेंस रिलेटेड जो भी खबरें इस वक्त आ रही हैं उन सबको वो देखते हैं। तो मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर मनीष जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पॉडकास्ट करते हुए आपके साथ, क्योंकि मुझे भी एक एक्सपीरियंस आपसे मिलेगा। एक सीनियर जर्नलिस्ट आप रहे हैं, करीबन 2 दशकों का आपका एक इतिहास रहा है इस लाइन में काम करने का। तो सर मैं जो क्वेश्चंस इस वक्त जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो तो मैंने हालांकि लिखे भी हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि खास करके जो इकोसिस्टम है भारत में डिफेंस को लेकर के, वो इस वक्त किस तरफ आगे बढ़ रहा है? First of all, thanks Kishan, thanks for inviting me on Technical Astra. ये बहुत I think it's very interesting question. The earlier what we thought of defense, हम डिफेंस को एक अलग तरीके से देखते थे। डिफेंस हमारे लिए हमारे कंट्री के सॉवरेनिटी से रिलेटेड था कि हम कंट्री को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, हाउ वी प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड हाउ वी टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, हाउ वी डेवलप कैपेबिलिटी, हाउ वी हैव सर्टेन आर्म्स, एम्यूनिशन एंड टेक्नोलॉजी. On that fundamentals, we can address and protect our borders. What happened, and I must admit that, particularly with change with this government, the outlook has changed radically. अब defense एक economic growth का part है. Defense is a key element of economic growth. Defense अगर आगे बढ़ता है तो हमारी overall economy की GDP आगे बढ़ती है. Perfect. And this is how we can talk about not defense is isolation, but defense अगर grow करता है, अगर आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी आगे बढ़ती है तो हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज आगे बढ़ती है और इससे इकोनॉमी आगे बढ़ता है. एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियाज इवन ओन डेवलपमेंट बिकॉज 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर डेवलपमेंट. वन, वी नीड टू अचीव सम हायर ग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, automation, right. Artificial intelligence, this machine learning. These are important to raise production. When we raise production, then the economy will grow. Obviously, sir. The interesting aspect of military technology is that military technology brings the new dimensions in the overall ecosystem of economy, and then it spills over to the commercial and civilian aspect. जैसे आपको पता होगा ये जो GPS टेक्नोलॉजी है जिसकी हम सारी बातें करते हैं, जो सर्विलेंस की बातें करते हैं, आज इसके बिना कोई इक्विपमेंट ही नहीं हम सोच सकते हैं. बिल्कुल सर. वो मिलिट्री ने तैयार की थी, वो अपने पर्पस के लिए नासा ने तैयार की थी. और उसके नाउ वी सी द वाइड रैमिफिकेशन, हम देखते हैं कि हर जगह उसका यूज़ हो रहा है. यही इंडिया में हो रहा है. इंडिया में डिफेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेक्टर विच नॉट ओनली सिक्योर आवर बॉर्डर, आवर सॉवरेनिटी, मेक इंडिया ए स्ट्रॉन्ग कैपेबल नेशन, विल हेल्प अस टू बी ए क्रेडिबल डेटरेंट, ताकि हम पे कोई अटैक ना करे. वी हैव सीन आवर हिस्टोरिकल पास्ट ऑल्सो कि क्या हमारे ऊपर हुआ है. सो वी डिफेंस इन ओवरऑल स्ट्रक्चर कि हम डिफेंस इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाएं. और पिछले 10 साल में रेडिकल चेंजेस आई हैं. लॉट ऑफ प्रोग्राम्स विच वी टॉक अबाउट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत की बात बोलते हैं, इट हैज़ रियली पुश्ड बाउंड्रीज. जिस टेक्नोलॉजी की बात, छोटी छोटी नट एंड बोल्ट्स जो भी हम बाहर से खरीदते थे, आपको पता है कुछ दिनों सुखोई की बात हो रही थी. अब जो टेक्नोलॉजी सुखोई से छोटी छोटी नट्स एंड बोल्ट्स, एवियोनिक्स की पार्ट हो गई, जो हमारी पॉलिसी थ्रस्ट हुई, एक पुश दिया गया, अब हम यहाँ बनाते हैं. वो उस 3-4 लिस्ट आई जिन्हें हम इम्पोर्ट लिस्ट, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं. दिस वाज एम्ड टू सप्रेस द इम्पोर्ट. Correct. For the fact that we were the second largest importer of the world. Exactly, sir. And this became the 1.4 billion population, and when our technology is worldwide, our resources are worldwide, we had to address this. Exactly. And we have come to the point when we see if we develop new niche technology, we also sustain export,
एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी ऐड कैपेबिलिटी, बिकॉज इंपोर्ट के बेसिस पे हम नहीं कर सकते। तो हमारा ओवरऑल डिफेंस सिस्टम बहुत एक्साइटिंग फेज में है, पॉलिसी थ्रस्ट राइट डायरेक्शन में है, हमें कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना है और तब हमें देखना है कि हम कैपेबिलिटी बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी की बात जहाँ पे करते हैं वी ऑलवेज कंपेयर, वी लुक एट आवर एडवर्सरीज, हमारी नेबरहुड पॉलिसीज देखते हैं एंड देन वी हैव टू मेजर कि हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है। ओवरऑल इट्स एक्साइटिंग फेज ऑफ आवर डिफेंस इकोसिस्टम, आवर प्राइवेट प्लेयर एंड पब्लिक सेक्टर पार्टनर्स बोथ आर कमिंग फॉरवर्ड एंड बिल्डिंग a credible case for Make in India. But yes, lot of things yet to be done, especially in the advanced technology, niche technology, जो कि बाकी देश में हो रहा है। करेक्ट सर। सर जहाँ तक आपने अभी बताया कि निश टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, तो एक अक्सर एक सवाल आता है कि हमारा जो फाइटर जेट इंजन है जिसे हम कावेरी के नाम से जानते हैं, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और आज भी हम इंजन पर जो निर्भरता है वो रखते हैं फॉरेन जो भी कंट्रीज़ हैं, लाइक अमेरिका हो गया हमारा, इस पर स्पेशली हम उनके साथ हमारी अभी G414 इंजन को लेकर डील चल रही है। लेकिन क्या सर ये जो टेक्नोलॉजी इंजन टेक्नोलॉजी है वो हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे आज तक अपने कावेरी इंजन प्रोग्राम में, ये कहाँ पर लैक हो रहा है सर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देयर हैज बीन मल्टीपल डिबेट्स ऑन दिस। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्ट which people do remember and some people tend to forget, that despite so much of sanction and constraint in the past, we able to develop a fighter jet engine which we call Kaveri. Kaveri, yes sir. And in fact, Kaveri did fly. With the engine, Kaveri engine, our aircraft did fly using the same engine. Problem आ गई थी thrust में सर, हम वो thrust achieve नहीं कर पाए। Thrust की जो बात होती है वो relatively होती है। What do you mean by thrust? A fighter plane is just not about a fighter plane. A fighter plane needs a weapon to attach. You need lot of component to attach, and now the weight increases basically. So Kaveri thrust somehow we could not achieve, say closer to we wanted to 80 kN. 80 kN, yes. Thrust we could not achieve, but we have to remember that, and we always say that we should have a faith in our ability that we have done in the past. We made an engine, we had a successful trial, it did not fall off the sky. We had even a wind turbine, everything else we done even in Russia. We with the same engine. हाँ, challenges यहाँ पे आई, we could not take the momentum off, which is the unfortunate part of our R&D. We could not continue with the momentum. We somewhere withered away. हम वहाँ से we lost it out. और वो टेक्नोलॉजी हम नहीं ले पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम चाइना को देखते हैं, we have to compare country which is progressing. There is nothing wrong if you don't see and learn how some of the country has achieved, take a tectonic shift. उन्होंने एक टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा जंप मारा, उनके पास कुछ नहीं था बट उन्होंने बहुत रेडिकल जंप मार के एक अचीवमेंट किया है। आज चाइना ये बोलता है कि उसकी जो G20 है देयर 5th जनरेशन और अपनी वो इंजन बनाती है, जो उनका G20 स्पेशली, राइट, वो अपनी इंजन बना रही है, वो फाइटर जेट है। भले ही वो कहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन इंजन तो उनके बन ही रहे हैं और वो फुलफिल कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट। हमारा भी ये सोचना था, आई थिंक दिस इज माय पर्सपेक्टिव। हमारे पास काफ़ी अच्छे इंजन थे, सुखोई बनती है हमारे पास, हालांकि वी वर नॉट अलाउड टू डू दैट, बट हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी और विजन होनी चाहिए थी उस टाइम। उस टाइम होनी चाहिए थी दैट वी कुड हैव मल्टीप्लाई दिस आवर एफर्ट ऑफ कावेरी एंड वी वुड हैव अचीव्ड बाय दिस टाइम नाउ। इफ यू वुड हैव अचीव्ड नाउ वी वुड नॉट हैव हैड प्रॉब्लम विद द तेजस जो हम अभी सफर कर रहे हैं G414, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस अभी भी फॉरेन पूरी कंप्लीटली इंजन को लेकर है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, इंजन is the most elusive and complex technology on the planet. Perfect sir. And very few country, in fact world में 3 कंपनी है जो बना रही है, प्रैट एंड विटनी जो फाइटर जेट के इंजन बनाती है, और 1-2 कंपनी और साफ्रान जो फ्रांस की कंपनी है वो इंजन बनाती है। सो वर्ल्ड में 3 या 4 कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन है वो बनाती है, यूएस बेस्ड कंपनी है। तो ये अभी भी बहुत इल्यूसिव टेक्नोलॉजी है और हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी डील हुई है गवर्नमेंट के साथ में, यूएस गवर्नमेंट के साथ में, बट हमारी डिपेंडेंस इंजन को लेके कुछ चीज़ों पे है। एडवांस मटेरियल इज वन ऑफ द थिंग, जिसके लिए मिधानी ग्रुप वगैरह कुछ कर रहे हैं मेरे ख्याल से अभी इस वक्त। मिधानी ग्रुप कर रहे हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है इंजन के कोर को, वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अनदर की एलिमेंट इज अ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, और इस पे हमने DRDO ने एक अचीवमेंट किया है। तो हमारे पास एक की एलिमेंट आ चुका है जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड आ चुका है। हमारी
what we have to work on now is the core part, which the temperature is so extreme high, and the technology is so complex कि उसमें थोड़ा और साइंस चाहिए, थोड़ा और कोलैबोरेशन चाहिए, because again we don't compare our engine capacity with 10 years ago. If we have a fighter jet, we have much more capability. Correct, sir. We need more stealth. The engine need to be more powerful. So we need to at least have a 90 or 100 kN of thrust. Right. To achieve that, we need to have some more R&D done. But we are right direction, you know. And what we have learned should never be failed. Exactly, In fact, Kaveri is being used in our unmanned system. UCAV हम programs. उसमें तपस में यूज करने की बात कर रहे हैं, और UCAV और जो ये घातक- सक्सेसफुल घातक ट्रायल्स भी UCAV, हो चुका है, मैं आपको बता दूं, अरे वाह। और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं. सो व्हाट वी हैव लर्न शुड नेवर गो वेस्ट. इट हैज नॉट गॉन वेस्ट. तो यानी कि कावेरी इंजन आने वाले कुछ वर्षों में मतलब प्रिपेयर हो जाएगा फुल फ्लेज, जिसे कह सकते हैं. कम से कम ये रहेगा कि आत्मनिर्भरता जो है, इंजन भले ही थ्रस्ट कम जनरेट कर रहा है, लेकिन हम वो चीज़ तो अचीव कर ही जाएंगे एक तरीके से, जिस हिसाब से आपने कहा कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, काम किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी अब पिछले 10 साल से अब थोड़ी और ज़्यादा एडवांस हो गई है. सर, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है हमारे इंडियन एयरफोर्स को लेकर. इंडियन एयरफोर्स दुनिया की एक ताकत मानी जाती है, एक जानी मानी एयर पावर मानी जाती है, लेकिन आज की डेट में फाइटर जेट्स स्क्वाड्रंस की एक कमी देखी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ये लगा सकते हैं कि एडवर्सरीज जो हैं वो उसका एक फ़ायदा ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल में अभी रिसेंटली हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को शामिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अभी MRFA को लेकर और जो AMC फाइटर जेट प्रोग्राम है, इसे लेकर कुछ ज़्यादा उत्सुकता नहीं देखी जाती. ऐसा क्यों सर? एक तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि हम इंडिजिनसली डेवलप करें. हमारे पास ऑलरेडी 2 पैरेलल प्रोग्राम्स हैं. एक तेजस मार्क 1 से मार्क 2 की तरफ जा रहा है. हमारा दूसरा प्रोग्राम है AMCA, जिसको हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, जो विच वी लुक एट इज मोर एडवांस, near closer to F-35 in terms of definition we're talking about, near closer to F-35. We're trying to achieve that. These 2 programs are fully indigenous. What do we mean of fully indigenous? Nothing is fully indigenous in terms of ये एक मेरा उटोपियन थॉट्स है कि हम बोलते हैं कि 100% है. हमारा इंडिजिनस का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी व्हाट वी डेवलप हियर वुड बी यूटिलाइज्ड इन दीज 2 एयरक्राफ्ट, बट वी हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम आउटसाइडर आल्सो. So since we have 2 parallel programs which run by the government of India, and mind it, running a 2 parallel program for the fighter jet is a huge cost. It will bear a huge cost. It really required a huge cost keeping our defense budget. The capex which we have is closer to less than $40 billion. Wow. At the same time, MRF is our old legacy thing, जो MMRA से टूट के आगे बढ़ा है. Exactly. और उसका विजन बहुत सही था कि हम जो भी बनाएंगे हम इंडिया में बनाएंगे. हमारी टेक्नोलॉजी बाहर से होंगी, बट वो इंडिया में बनाएंगे, सो वी कैन लेवरेज द टेक्नोलॉजी एंड वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन आल्सो एक्सपोर्ट, वी कैन सस्टेन दैट रिदम. सो MRF इज लिंक्ड टू आवर ओल्ड MMRCA, करेक्ट, जिससे हम राफेल को अटैच करते हैं. राइट. अब बात यहाँ पे है कि यस, वी हैव टू लुक एट आवर एडवर्सरी. इंडियन एयरफोर्स हैज सर्टेन टारगेट. They have a certain responsibility. If something happens today, Air Force should not be in the capacity to say we are not prepared. So Air Force should have certain minimum deterrence and capacity to fight our 2 fronts war. Some say it's opening to third front. But yes, take a moment, 2 front traditional war, which is always active. For that we need to have a certain 42 number of a squadron. Yeah. So we need a fighter jet. So I think MRF का जो issue है वो भी parallel चल रहा है, but thrust is more on a Indianization. And if you look at MRF, we are still looking, the bidder is still on, the process is still on, it has not stopped. I had a recent interaction when I had the Air Force Chief during the conference, and he did talk about that the issue is going on. We still are pursuing the MRF multi-role fighter aircraft because we utilize the foreign talent, we utilize the foreign expertise. Exactly, sir. And what we required here is the first 6th generation, 5th to 5th plus generation fighter jet. तो कहीं न कहीं से जो बाहर से हमारी टेक्नोलॉजी आएंगी, जो बिडर्स हैं, राफेल है या फिर F-18 है, या फिर अगर ग्रिपेन है, या फिर S-57 की बात बोले, they multiple, there could be future. So they will bring their new technology, and perhaps we can leverage and align with our AMCA and Tejas 2. Exactly. And this will also fill the gap so that Air Force can have the capability, minimum deterrence capability,
you know, to sustain and talk about as a credible force of the world. As you say, it's one of the greatest forces in the world. Yeah. तो सर फिर भी ये कह सकते हैं कि MRFA में बीच में कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि इसमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को इन्वॉल्व किया जा सके, जो RFI अगर आगे क्रिएट की जाती है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो एकदम शिफ्ट हो चुकी है 4.5 जनरेशन से टूवर्ड्स 5 जनरेशन। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि एडवर्सरीज को देखते हुए तो 5th जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जब तक हमारा एम का प्रोग्राम नहीं आता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं हमेशा इन माय आर्गुमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी, एडवांस कंट्री लेनी है मिलिट्री में, आपको ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए होगा। यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। आप देखिए जो ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं हमारे, इनफैक्ट कंट्री लाइक UK दे हैव कोलैबोरेटेड विद जापान एंड इटली, and the earlier program what UK was developing as a single country more or less called Tempest और which we call the 6th generation, वो भी साथ में आए because there is huge R&D involved and वो 3 कंट्री को साथ में के लेके आए। सो इससे क्या होगा कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 6th जनरेशन का एलिमेंट आएगा, स्टेल्थ का एलिमेंट आएगा, नई मिलिट्री वेपन्स कंबाइन करके हम ऐड कर पाएंगे। और दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू ऑलवेज हैव टू बेयर माइंड फंड, critical fund. It is almost too taxing for any country to fund the whole 6th generation program nowadays, especially country like India which is doing it. It's an emerging nation, emerging country. Correct. But it's still taxing that we parallelly develop so many programs. I always argue that India has a good global reputation. Our foreign policies are strategic, autonomous. We have a freedom to align with not many countries. We have freedom to align with countries like Japan, which have been our friendly nation. We should always leverage our friendly nation and combine these projects with those countries and aim to achieve the first great fighter jet. We should not be arguing कि हमेशा हम व्हील को रीइन्वेंट कर रहे हैं। हम अभी भी 4.5 से 5 की बात बोल रहे हैं, हम क्यों ना 5th जनरेशन प्लस की बात करें। हमें रेडिकल शिफ्ट लेना पड़ेगा और उसके लिए मेरा हमेशा मानना है कि वी शुड बी ओपन टू ग्लोबल कोलैबोरेशन। दिस इज द वन ऑफ द मीडियम वी कैन टॉक अबाउट। और ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, एडवांस कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग। आई टोल्ड यू अबाउट सिमिलर थिंग हैपेंस आल्सो, से फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल AUKUS is a submarine program which 3 countries are together, US, Australia, UK are together because this such a next generation challenges are there. A country alone, they think that even the United States think we should collaborate. Correct. So India should be open towards that. Our policymakers should look at and utilize our foreign expertise, our global outreach, our diplomatic outreach to spill over and utilize, add capability in the military strength, combining, collaborating, embracing the global technology, also including our R&D. DRDO is the center of this debate and efforts. करेक्ट सर। मनीष जी, अब मेरा अगला क्वेश्चन जो है भारतीय नौसेना को लेकर है, और भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट 75 आई है उसे लेकर अक्सर काफ़ी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्ट 75 आई का आखिर क्या हो रहा है, किसको ये बिड मिल सकती है, और AIP टेक्नोलॉजी को लेकर जो बात की जा रही है तो किसकी प्रूवन है, किसकी अनप्रूवन है, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइएगा। One of the important things about P75, when project was launched, it was a visionary step. Unfortunately, we have to admit that it's a delayed, number one aspect. Exactly, sir. Delay. Also, Project 75I, when we talk about Make in India, is altogether a different concept. हम क्या करेंगे? We came up with a unique model, जिसको हम एक DAP है, Defense Acquisition Process बोलते हैं, Procedure बोलते हैं, 2020. जितने भी आर्म्स एम्यूनिशन है हम उसके अंदर ही खरीदते हैं बाहर से, और जहाँ भी हमारी कोलैबोरेशन होती है उसी के बेसिस पे होती है। उसमें बहुत सारी कैटेगरी हुई है, IDD में बोलते हैं, कोई बाय कैटेगरी है। हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल बनाया, इसको SP मॉडल बोलते हैं। 2018 में एक इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। करेक्ट सर, हाँ। और ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है ये, जिसमें व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि हमें एक सबमरीन चाहिए और नई टेक्नोलॉजी चाहिए। Technology was called very unique technology called AIP. इसको Air Independent Propulsion System बोलते हैं। It is based on a certain fuel cell which enables your submarine to remain underwater for 15 days. And ये टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि ये 1 महीने तक ये सबमरीन अंदर रहे, बट ये कन्वेंशनल सबमरीन है, याद रखिए। करेक्ट सर। कन्वेंशनल सबमरीन, ट्रेडिशनल सबमरीन आर इजी टू मेंटेन।
और ये सस्ते भी होते हैं कंपेयर टू द न्यूक्लियर सबमरीन जिसकी हम बातें बोलते हैं, ये ऑपरेट करने में भी होता है SSN वाला जो है। और ये इंडिया का जो एक आउटलुक है इंडियन ओशन में, हाँ। और हमारा जो रीच है बहुत वाइडर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड इंडियन ओशन रिजल्ट टू द इंडो पैसिफिक। करेक्ट सर, हाँ। तो हमारे नंबर ऑफ सबमरीन हमें बहुत चाहिए। हमें ये भी देखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो। हाँ। तो जो ये P75I प्रोजेक्ट है, ये हमारे स्कॉर्पियन के बाद का ये जो है, इट फिट्स द होल इकोसिस्टम कि इसके कैसे इसको आगे बढ़ाएं। इसमें ये था कि हम 2 पार्टनर चूज करेंगे। हाँ। 2 हमारी फॉरेन इंडियन कंपनी होंगी, एक प्राइवेट सेक्टर से आएगा। हाँ। जो कि लार्सन एंड टुब्रो वाज सेलेक्टेड। दे हैव ए ह्यूज स्ट्रेटेजिक लेगेसी। उन्होंने हमारे न्यूक्लियर एसेट भी बनाए हैं, बहुत लोगों को पता है, पब्लिक डोमेन में है। यस सर। और एक MDL जो हमारा गवर्नमेंट डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, जो कि स्कॉर्पियन सबमरीन उन्होंने फ्रेंच के साथ में बनाया है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ये मकसद था कि हम ग्लोबल पार्टनर्स को लिवरेज करेंगे और उनकी टेक्नोलॉजी को लेके जिनके पास AIP है, we would be able to deliver. Somehow things happen. जो AIP है वो कन्वेंशनल वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंपनी के पास है। हाँ, एक जर्मनी की कंपनी है थीसन ग्रुप, बट उसको TKMS बोलते हैं। TKMS, उसका नया अवतार है, इट्स सेम। और एक दूसरी कंपनी है वो नवांटिया है, जो स्पेन की कंपनी है। उन्होंने भी TKMS की टेक्नोलॉजी को ही लिया है, बट उन्होंने उसको एडवांस लेवल पे लेके गए हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा DAP which I pointed out, which very clearly specifies that this technology has to be operational and seaworthiness होनी चाहिए। So Indian Navy wants to quickly adopt, embrace and be a part of, make it as a part of the acquisition process right away. जब seaworthiness नहीं है तो आपका 5-6 साल 10 साल और लग जाएंगे उसको प्रूफ करने में। करेक्ट सर। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि कौन किसका अच्छा है, बट as a fact of the matter, Germany has TKMS, they had the operational up and running submarine with using this technology, which is certified globally, because submarine is such a complex, you cannot go wrong without a proper certification. Correct sir. While Navantia is equally capable, in fact they claim to have a higher grade of submarine and AIP technology which can be submerged under the water for a longer period. Correct. But it is not proven as per the record. Correct sir. So ये है, और चीज़ें डिले हो गई हैं, but as per the latest report, जहाँ तक गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन टू पुश इट फॉरवर्ड, मैंने भी इसके बारे में लिखा है कि बिकॉज इट्स बीन डिलेड। आई ऑल्सो रेज क्वेश्चन टू द नेवी चीफ इन द एनुअल कॉन्फ्रेंस, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज चाइनीज सबमरीन्स आर इन द प्रोडक्शन ऑफ मच हायर रेट. वी नीड टू कैच अप ऑन दैट, एंड दिस शुड नॉट फेल बिकॉज दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट. और यहाँ पे ये जो है मामला फंसा हुआ, बट ये फिर भी सर लगता है कि कौन ज़्यादा कैपेबल है दोनों कंपनियों में से जो कि इस बिड में शामिल हैं? नेवी ने अपना एक असेसमेंट दे दिया है. ये ट्रायल्स ऑलरेडी जुलाई में ख़त्म हो चुकी है, अगस्त में ख़त्म हो चुकी है. एनी एक्सपेक्टेशन कि किसको ज़्यादा फोकस हो सकता है, नवंतिया को या फिर जो जर्मनी की TKMS है? देखिए कंपनी वाइज तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट आई विल स्टिक टू व्हाट टेंडर प्रेस्क्राइब्स. हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जो टेंडर बोलता है किसी वर्दीनेस होनी चाहिए, प्रूवन होनी चाहिए और डिले नहीं होनी चाहिए. बिकॉज एट द सेम टाइम मैं आपको पॉइंट करना चाहूँगा, DRDO ने भी अपना एक PIP डेवलप किया है. उसका स्केल बड़ा नहीं है, बट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो चुकी है. इनफैक्ट रेड्डी जी ने उसको काफ़ी पुश किया था, जो हमारे DRDO के पुराने चेयरमैन थे, रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रहे हैं, साइंटिफिक एडवाइजर रहे हैं. तो DRDO भी आगे बढ़ रही है कि 10 साल में DRDO भी वो अपना स्केल अप करेगी. स्केल अप का मतलब हो गया कि वो एक सर्टेन टनेज जो सबमरीन को कैपेसिटी के साथ में वो जा सकती है. तो हमारे पास ये पायलरी डेवलप हो जाएगी. इसको देख के नेवी को देखना है. नेवी बहुत एडवांस है. नेवी हमारी सर्विसेज में वेरी प्राउड ऑफ दैट, अहेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी विजन, फ्यूचरिस्टिक विजन जो होते हैं. आई थिंक अभी नेवी का जो असेसमेंट होगा वो सही होगा, और अब मुझे लगता है नहीं कि उस पर कुछ होनी चाहिए. तो अप टू नेवी दे हैव गिवन द असेसमेंट. मेरा ये कहना है कि जल्दी होना चाहिए, इसमें डिले होना चाहिए. स्ट्रेटेजिक मिशन तो ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है. सर अभी नेवी चीफ की एक बाइट सामने आई थी. उन्होंने कहा था कि 2036 तक हम SSN को इंडक्ट करना शुरू कर देंगे. एक चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि SSN को लेकर इंडिया का अभी क्या विज़न है. दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो नौसेना जिसे कवर करती है, उसमें पनडुब्बियों की संख्या भी ज़्यादा चाहिए. तो SSBN और SSN इनकी कितनी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी नियर फ्यूचर को देखते हुए?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं और आपके इनफैक्ट जो ऑडियंस है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एनी लीडरशिप हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट इंडिया हैज़ अ न्यूक्लियर एसेट कैपेबिलिटी। फर्स्ट टाइम हमने रिकॉग्नाइज किया, सबसे पहली बात। और नेवी चीफ ने, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने, विच आई विटनेस इन द कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियली एडमिट किया। और ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा एक बोल्डर अप्रोच दिखाता है हमारे पॉलिसीज में, हमारे कैपेबिलिटी में, और ये डिटरेंस को भी आगे बढ़ाता है। बिकॉज मॉडर्न वॉरफेयर इज ऑल अबाउट डिटरेंस की योर एडवर्सरी नो हाउ मच कैपेबल यू आर बिफोर स्ट्राइकिंग, ही थिंक ट्वाइस टू अटैक। करेक्ट सर। और जहाँ तक आपने सबमरीन का क्वेश्चन पूछा है, तो हमारी प्लानिंग थी, ये पब्लिक डोमेन में भी है, कि हम 5 तो बनाएंगे, 5, और हमारे पास 4-5 तो होनी चाहिए। हमारे पास 2 ऑलरेडी हैं, लेकिन हम वो SSBN की बात बोल रहे हैं। वो SSBN। अब हम अटैक की बात बोल रहे हैं, जिसको हम सबमर्सिबल SSN करके नाम से जानते हैं करके। उसका फुल फॉर्म में बहुत लोग को वो कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है, बट वो सिंपल क्या है कि वो अटैक करती है, बहुत लेटरल होती है, मूवमेंट बहुत फास्ट होती है करके, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल होती है वो। इंजन उसका ऑफ कोर्स पावर्ड बाय न्यूक्लियर पावर इंजन होता है। और नेवी चीफ ने बोला कि हमारी 2 तो हमारे पास होनी चाहिए एटलीस्ट, यानी होनी चाहिए, और भी हम प्लान कर रहे हैं। और आप ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबली भी ट्रेंड चल रहा है, सेम जो फाइटर जेट में टेक्नोलॉजी चल रही है, नेवी के सबमरीन में चल रही है। बिकॉज सबमरीन इज अ मोर पोटेंट वेपन फॉर द नेवी, फॉर इनफैक्ट फॉर द आर्म फोर्सेज। करेक्ट। सबमरीन हैज अ कैपेसिटी कि आप इंडो पैसिफिक किसी कॉर्नर से आप लॉन्च कर सकते हैं। डिस्टेंस डजंट मैटर। आपको ये नहीं देखना है कि आपकी मिसाइल की रेंज की कैपेबिलिटी कितनी है। आप यू कैन गो ट्रैवल अप टू द पॉइंट एंड लॉन्च, एंड व्हाइल बीइंग अ स्टेल्थी। सो सबमरीन इज द मोस्ट पोटेंट वेपन अमंग ऑल द आर्सेनल। और हमारा एक मिक्स है, एक तो न्यूक्लियर पे फोकस कर रहे हैं, 5-6 मेरे ख्याल से तो 5-6 होनी चाहिए। ग्लोबल ट्रेंड भी है, आकुश का प्रोग्राम आप देखिए, वो पहले आकुश में इंडिया को तो नहीं इन्वॉल्व नहीं है, बट वो आकुश का प्रोग्राम पहले कन्वेंशनल था, उसको न्यूक्लियर में कन्वर्ट किया गया। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन देता है, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप यू कैन बी सबमर्ज्ड फॉर फॉरएवर अनटिल यू हैव टू कम फॉर फूड, आपको सरफेस पे आना पड़े। और ये टेक्नोलॉजी वी शुड बी अडॉप्टिंग, क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर रिएक्टर हम कमर्शियल में हम काफ़ी एक्टिव है। करेक्ट। वी शुड लेवरेज एंड वी शुड डेवलप ए स्मॉल रिएक्टर विच कैन कैपेबल, और हम और बनाए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इसको आए, ये मेरा कहना है। और मेरा ये कहना है कि P-75 के आए के बाद हमें ज़्यादा ध्यान न्यूक्लियर सबमरीन पे देना चाहिए, कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, नंबर्स बढ़ाने चाहिए, और इंडिजिनस होनी चाहिए अपने टेक्नोलॉजी पे। इसमें सारे भाभा, सारे जो DRDO के हैं, सब साथ में आके, और एक जो मिनिएचर इंजन भी आ गया है, द एटॉमिक द न्यूक्लियर व्हाट यू कॉल रिएक्टर इज नाउ वेरी प्रोग्रेसिव। छोटे रिएक्टर इज वेरी कैपेबल, इट्स ऑल्सो सस्टेनेबल, इट ऑल्सो डज नॉट पोल्यूट मच, न्यूनतम एनर्जी में आती है। सो इट हैज़ मल्टीपल, थोड़ा सिर्फ एक बार का कॉस्ट आता है, बट वो लॉन्ग टर्म कॉस्ट उसको एडजस्ट करता है, एब्जॉर्व करता है, और हमारी कैपेबिलिटी मल्टी टाइम ज़्यादा होती है इन कैपेबल टू इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल सबमरीन। मनीष सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इंडियन नेवी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें अक्सर एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बात कही जाती है। तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, क्या वो न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है या फिर जो ट्रेडिशनल है उस तरीके से? तो न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो कितना टेक्टिकली बेनिफिट दे सकता है हमारी नेवल फोर्सेस को फॉर फ्यूचर वॉरफेयर? ये क्वेश्चन को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो नेवी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, कंट्री में जो इमर्जिंग पावर है, उनकी नेवी अच्छी होनी चाहिए। कंट्री लाइक इंडिया विच वर रिसेंटली रिकॉग्नाइज, हम लैंड बेस्ड बोल रहे हैं। अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बात की कि मैरीटाइम पावर है, हमारा एक देश पहले मैरीटाइम है और लैंड, आइलैंड ऑफ लैंड्स है। इसको ध्यान में रखें, और हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या स्फीयर ऑफ ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़ा हो रहा है। आप इंडियन ओशंस से लेकर हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत है, और मैंने भी आर्ग्यू किया है, मैंने भी अपने पेपर में कई जगह आर्ग्यू किया है कि हमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर होनी चाहिए। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो जो INS विक्रांत पे हमने नो हाउ व्हाट वी हैव अचीव्ड इज अ ट्रिमेंडस नो हाउ। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू कंट्रीज टुडे हैव are able to develop aircraft career of that tonnage. It's a lot of complex machinery, takeoff mechanism.
एयरक्राफ्ट को लैंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ों की जो लर्निंग हमें कोचिन शिपयार्ड में हुई है, और जो हमारे इसमें आपको विश्वास नहीं होगा, इसमें हमारी 5000 इंडस्ट्री SME टू MSME कई स्केल पे इस पे लगी हैं। इसको समझते हुए वी शुड यूटिलाइज, वी शुड ऑप्टिमाइज आवर रिसोर्सेज। और वो हमारा जो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि डिफेंस apart from the security, we look at from the security perspective, we look at from the economic perspective as well, कि इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दो चीज़ों से कंट्रीब्यूट करेगा। एक तो हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाएगी, हमें पीस टाइम में और वॉर टाइम में एयरक्राफ्ट का एक इम्पोर्टेंस होता है, एयरक्राफ्ट करियर का। और थर्ड, एज आई सेड, आई ऑलवेज आर्ग्यू फॉर द न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बिकॉज इट्स अगेन अबाउट हैविंग द हायर ग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, हैविंग द लॉन्गर पीरियड ऑफ ऑपरेशनल अचीवमेंट, एंड ऑल्सो कॉस्ट एक बार का होता है। बट ओवर द टाइम जो रिसर्च आई हुई है, ग्लोबल रिसर्च, एक बार का कॉस्ट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट में, लेकिन बाद में वो कॉस्ट एब्जॉर्ब करता है वो। बिल्कुल तो लॉन्ग टर्म में इसलिए अटैच 3 डायमेंशनल एंड कीपिंग द नेवीज रोल और वाइडनिंग, वी शुड हैव डेफिनेटली वी शुड गो आउट फॉर a third aircraft career. But yes, we should also see how we can reduce the cost. And again, I said with aircraft, fighter aircraft, we should look at absorbing the cost, having international partner, having the capability, but at the same time, remember, having the cost managed, which is very important for the country like India. करेक्ट सर, करेक्ट। नाउ अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू है फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, रिलेटेड टू स्वार्म ड्रोन्स एंड एवरीथिंग। करेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस इनको हायर नंबर्स में इस वक्त ड्रोन्स की ज़रूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स हैं वो काफ़ी इसमें इनोवेटिव काम कर रही है। कुछ प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स ऐसी हैं जो कि इन्वॉल्व होना चाहती हैं DRDO के साथ, लेकिन यहाँ पर एक जो डिमांड बहुत ज़्यादा, आप ये समझिए कि हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर वॉरफेयर है, उसे देखते हुए ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स या जो भी लॉजिस्टिक ड्रोन्स, ये कितने इम्पैक्टफुल रहेंगे और इनका क्या रोल रहेगा हमारी आर्म फोर्सेस में सर? देखिए, ये बहुत ऑब्वियस है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। मिलिट्री अराउंड द वर्ल्ड आर क्विकली अडॉप्टिंग, रैडिकली चेंजिंग देयर डॉक्ट्रिनल एंड कैपेबिलिटी पार्ट without a delay in the moment, having looked at the Russian-Ukraine war, having looked at the Azerbaijan, having looked even the Syria things and the role in Afghanistan, drones, the unmanned drones or various capability are the future. हम इसको जितना डिले करेंगे कैपेबिलिटी में, हमें उतना दिक्कत होगी। आप ये देखिए, टर्की जैसे देश बैरक कार को लेके आ गए, पाकिस्तान विद द लिमिटेड कैपेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ चाइना वो भी शहीद को लेके आ गया, और ईरान भी डिस्पाइट सैंक्शन लेके आ गए। हमें ये देखना है कि हमारे मिलिट्री को क्या चाहिए। इंडिया का ड्रोन इकोसिस्टम बहुत डाइवर्स हो रहा है, नो डाउट अबाउट दिस, बट यहाँ पे चैलेंजेस बहुत आ रही हैं। चैलेंजेस आ रही हैं, जो इंडिजिनस ड्रोन कंपनी है, दे आर ब्रिलियंट स्टार्टअप, उनकी पहली बात उनकी डेफिनेशन सही नहीं है। इधर दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट मिलिट्री वांट्स। मिलिट्री की रगिडनेस, मिलिट्री की प्रिसीजन, मिलिट्री को या ISR लॉजिस्टिक्स किस लेवल की ड्रोन चाहिए, और ड्रोन प्रूवन होनी चाहिए। क्या वो जम्मू कश्मीर के विंड, लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड, या फिर जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन है इंडिया का, वो -30 से +50 जाता है, क्या उसको हम विथहेल्ड कर सकते हैं? प्लस दूसरी बात हमें देखना पड़ेगा, जो एक ड्रोन का इकोसिस्टम का है, बहुत सारी ड्रोन कंपनी बहुत अच्छी कर रही है। मैं एग्जांपल लूँगा, एक इंडोर एयर करके है, इंडोर एयर सबल है इनका, जिसका मिलिट्री ने भी लिया है, बट उनकी अपनी एक रिसर्च और R&D विंग है। जो इंडियन ड्रोन्स कंपनी का जो बाहर के टेक्नोलॉजी को लेके और अडॉप्ट करना और फिर प्रपोज करना, ये काम नहीं करेगा। ये मैं कहते ही नहीं मानता हूँ कि काम करेगा। आपको इंडियन मिलिट्री के डिफिनीशन को अडॉप्ट करके, उसको समझ के आप उनसे मिलिए। आर्मी में एक आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है, आप उनसे मिलिए, दे आर वेरी ओपन टू दैट। आप उनसे मिलिए, उनकी कैपेबिलिटी समझिए। हमारा IDEX प्रोग्राम है, हमारा TDF टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम है DRDO का, आप उनसे समझिए और आप समझिए कि आपकी कैपेबिलिटी में क्या चाहिए, आपको ISR में किस रेंज का चाहिए, आपको ड्रोन की पेलोड में क्या कैपेबिलिटी चाहिए। और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ रही है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कंपोनेंट हमारा कितना, ऑफकोर्स हम वो चाइना से ना लें, क्योंकि 3-4 ड्रोन कंपनी में बैन इनफैक्ट, एंड ये एक एम्बैरेसमेंट है हमारे कंट्री के लिए कि डिस्पाइट मिलिट्री हैज़ ए वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली सर। तो एक जल्दीबाजी के चक्कर में जो हमारी ड्रोन कंपनी है वो इस तरफ जा रही नहीं है। ये मिलिट्री एक R&D इंटेंसिव एरिया है। आपको अपनी कैपेबिलिटी, कुछ ऑप्टिक्स
हमारे इनलेट के इक्विपमेंट, हमें मोटर, हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम इनमें इंडिजिनसली कैसे बढ़ाएं और इसको लेकर हम आगे बढ़ें, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी होगा। अगर हम चाहें तो हम ग्लोबल कंपनी से टाइप कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी टेक्नोलॉजी पूरी ट्रांसफ़र ना करें, इसमें हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। मैं अभी बाल्टिक कंट्री गया था, मैंने रिवोल्यूशन देखा ड्रोन्स में, वहाँ की कंपनी है, स्टार्टअप है, दे इन्वेस्ट ह्यूज मनी, ह्यूज एफर्ट इन R&D। वो मिलिट्री रोबोटिक्स बना रही हैं और एक पूरा यूनिवर्सिटी का एक पूरा डिवीज़न लगा हुआ है, एक अच्छी फंड है और यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है कि वो टेरेन रगेड में जाके जहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन के लोग जा सकते हैं वो काम करे। अगर कोई शोल्डर है, अगर वो शहीद है तो उसको हम लेके कैसे आ सकते हैं। अगर कोई टेरेन है जहाँ हमें पता है एम्बुश हो सकते हैं, हम अपने स्पेशल फोर्सेस को ना भेजें, हम मिलिट्री रोबोटिक्स से ड्रोन को भेजें। करेक्ट सर। हम अपने जवान जो इतने कीमती हैं, हमारे इतने ट्रेंड हैं, हम उनको अनटिल अनलेस जरूरत ना हम ना भेजें। तो हमें काफ़ी मात्रा में ड्रोन चाहिए, हमें इंडिजिनस ड्रोन चाहिए, हमें हाई कैपेबिलिटी ड्रोन चाहिए और हमें मेल और HCL भी चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट को फंड करने की आवश्यकता है, पुश करने की आवश्यकता है, बिकॉज ये हाई रिसर्च इंटेंसिव कैपिटल एरिया है। तो ये हमारा बट कुछ अच्छे इकोसिस्टम आ रहे हैं। IIT कानपुर बहुत एक्सेलेंट काम कर रहा है, 5-6 कंपनी, आइडिया फोर्स भी अच्छा कर रहा है, कुछ कंपनी जो है वो इमर्जिंग आ रही हैं और उनको और अपने क्षमता में R&D पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक ड्रोन इज द फ्यूचर ऑफ द वॉरफेयर। करेक्ट सर। सर यही चीज़ मतलब ड्रोन वॉरफेयर को लेकर बात की जाती है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। सर जो हम अगर डिफेंस स्टार्टअप कंपनियों की बात करते हैं जो कि ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना इस वक्त करना पड़ता है। जैसे आपने बोला भी कि भाई उनको पता होना चाहिए कि टेरेन के हिसाब से कैसे क्या क्या। तो सर आपने जो यहाँ पे जहाँ मैं समझाऊँ जिस चीज़ को, वो कि वो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के साथ बात कर सकते हैं, वो ओपन है बात करने के लिए। और तो ये स्टार्टअप्स के लिए भी एक बात होगी जो हमारी व्यूअरशिप हैं उसमें देख रहे होंगे, तो उनको भी बताना चाहेंगे, जैसे मनीष सर ने बताया कि किस तरीके से आप आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो को अप्रोच कर सकते हो और इवन उनकी जो रिक्वायरमेंट, जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर आप अपने ड्रोन को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें एक वाइडली हैं, ओपन है, जिससे अगर एक कहते हैं ना कि एक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप उसको और ही ज़्यादा उसको इन्हांस कर सकते हो। मैं क्विकली बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को, अभी DRDO ने डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया है, नया एडिशन, और अपना कॉन्सेप्ट भेजिए और डेयर कीजिए, ड्रीम कीजिए और डू इट कीजिए। एंड ये क्षमता होनी चाहिए और ये एक विचार होना चाहिए आपका, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। गवर्नमेंट फंड करती है, आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपके फंड नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए और रिसर्च का विजन होना चाहिए कि ये हम लेके आ सकते हैं मिलिट्री के लिए, जो हमारी क्षमता को बढ़ाए। करेक्ट सर। मनीष सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है और ये काफ़ी अच्छा लगता है कि जब एक सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट अपने व्यू पॉइंट रखते हैं तो वो एक, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की सर, नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स को लेकर, लाइट टैंक्स को लेकर और फ्यूचर को देखते हुए कि भाई जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में खास करके जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है उन्होंने बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई है टैंक्स को, तो जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के टैंक्स इंडियन आर्मी बनाएगी या बन रहे हैं, उन पे इस ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए क्या सिस्टम्स लगाए जाएंगे जो कि एक टेक्टिकल बढ़त मिले हमें दुश्मनों के ऊपर? पहली बात, आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि टैंक्स कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेफिनेटली हमें इस पैरामीटर को समझना है कि चीज़ें छोटी होंगी, चीज़ें अनमैन्ड होंगी, चीज़ें जो मिलिट्री में है रेडिकली चेंज होगी और हम ये एडवर्सरी को भी देख रहे हैं। लुक एट जो जोरावर का कॉन्सेप्ट है, आप K9 वज्रा को देखिए और इसमें हमारा अर्जुन टैंक का पर्सपेक्टिव जो हम देख रहे हैं, एक वैलिड टैंक है, हमने बना के दिया, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे वो बहुत काम कर रहा है। बट हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो टैंक है, हम उसको ऑफ कोर्स वी हैव टू थिंक अबाउट कि उसका टनेज कैसे कम करें। एक जब हम जोरावर की बात हो रही थी, जब टेंडर की बात हुई तो 25 टन की बात हुई। ये एक अपने आप में एक डिबेट था कि क्या हम बना पाएंगे। वर्ल्ड में सिर्फ एक हॉइजर था, स्प्रूट था जो उस लेवल को मैनेज कर पाई। आज देखिए हमने वो अचीव कर दिया है, वो टैक्टिकली जो है बॉर्डर पे जा रही है, प्रूवन भी है, हमारे इंडियन कंपनी ने ही उसको अचीव किया है। तो जो टैंक वर्सेस डिबेट है,
वो एक वैलिड डिबेट है। हमें जो नेक्स्ट जनरेशन टैंक होनी चाहिए वो ऑफ कोर्स मोबिलिटी बेस्ड होनी चाहिए, ट्रैक्ड हो अनट्रैक्ड हो, बट वो साइज और टनेज में वो कम होनी चाहिए, उसकी लेवल कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है वो एंटी डिफेंस से रिलेटेड है। ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। इस एरिया पे इंडिया को एड्रेस मल्टीपल एरिया पे करना है। एंटी जो एयर डिफेंस का जो क्वेश्चन है वो कई लेयर में जाता है हमारे कंट्री में। हमारे पास जो क्लोज एयर डिफेंस है वो काफ़ी है, हम उसमें बहुत सक्षम हैं। अगर हम 50 किलोमीटर की बात करें तो हमारे पास सफिशिएंट एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है जहाँ पे हम उसको टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमें लार्जर क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे पास रडार्स हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेंज की बात करें तो हमारी उसकी क्षमता को और डेवलप करने की कोशिश हो रही है। अगर हम बात करें 500 या 600 किलोमीटर की, अगर इस रेंज की बात करें तो यहाँ पे हमें रडार ट्रैक की क्षमता हमारे पास बहुत पहले से है। मिलिट्री के पास शायद हो, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे क्षमता डेवलप करने की बात और हो रही है कि ट्रैक करके हम न्यूट्रलाइज कैसे करें बिफोर इट कम्स टू द थर्ड लेयर ऑफ आवर प्रोटेक्शन। बट क्लोज रेंज क्षमता हमारे पास काफ़ी अच्छी है। करेक्ट सर। मनीष सर, ये पॉडकास्ट ख़त्म करने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत ज़्यादा है और लगता है इसमें तो पूरा दिन भी निकल जाएगा, वो भी काफ़ी कम पड़ेगा। बट हम नेक्स्ट सेशन में सर आपसे एक बार फिर से मुलाकात करना चाहेंगे और दोबारा से कुछ नई जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर एक ब्रीफ डिस्कशन आपसे करना चाहेंगे। और मैं आपका सर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे दर्शकों को दिया, जिससे कि उनका भी जो ज्ञान संवर्धन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही वो और लोगों को भी बता सकते हैं कि मनीष सर ने किस तरीके की इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू किशन, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा बात करके। अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे। थैंक यू सर।